तो हाँ जी स्टूडेंट, आज की क्लास में हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल कर रहे हैं। तो बच्चे नेक्स्ट हेडिंग है आपके ट्री वाले चैप्टर में स्पैनिंग ट्री। बच्चे स्पैनिंग ट्री किसको कहते हैं मैं पहले आपको अपने शब्दों में समझाता हूँ। कोई भी ग्राफ दे रखा होगा, उस ग्राफ में से हमें एक सब ग्राफ इस तरीके से निकालना है कि उसमें हम सभी वर्टेक्स लें, और सभी वर्टेक्स लेने पर जो अपने सब ग्राफ बनाएंगे वो ट्री की प्रॉपर्टीज़ रखता हो। ट्री की प्रॉपर्टीज़ का मतलब वो कनेक्टेड होना चाहिए, उसमें कोई सर्किट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई सब ग्राफ अगर हम किसी ग्राफ में से निकाल पाते हैं जो एक ट्री की स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसे हम कहेंगे स्पैनिंग ट्री। तो शब्दों में देखें क्या लिखा हुआ है, अ सब ग्राफ टी ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ जी। कोई कनेक्टेड ग्राफ जी है, उसमें से हमने एक सब ग्राफ टी इस तरीके से चुनना है, इज सेड टू बी स्पैनिंग ट्री। उस सब ग्राफ को स्पैनिंग ट्री कहेंगे इफ़ इट इज़ अ ट्री, अगर वो कैसी प्रॉपर्टी रखता हो, ट्री की प्रॉपर्टी रखता हो। एंड इट कंटेन ऑल द वर्टेक्स ऑफ जी, और जो जी के सारे वर्टेक्स रखता हो। तो बच्चे ये जो ग्राफ है इसके अंदर टोटल 5 वर्टेक्स दिख रहे हैं, तो हमें इससे एक ऐसा सब ग्राफ बनाना है जो वर्टेक्स सारे रखता हो और ट्री की प्रॉपर्टी रखता हो। तो यहाँ पर नोट्स में अगर आपके ये लाइन लिखी हुई है तो उसको थोड़ा सही कर लें। फिर अगर जो मैंने शब्दों में हिंदी में लिख के, क्योंकि कई बच्चों को इंग्लिश डायरेक्ट समझ नहीं आती, तो सारी प्रॉपर्टीज़ ट्री की हो बट उसके अंदर वर्टेक्स सारे हों। एजिस को काट दो और उसकी जगह लिख दो वर्टेक्स सारे हों। ठीक है बच्चे। अब जैसे मेरे को ये ग्राफ दिया हुआ है, मुझे कहेगा कि इससे स्पैनिंग ट्री बना के दिखाओ। तो इससे स्पैनिंग ट्री बनाना है अगर, तो वर्टेक्स सारे लेने हैं। तो बच्चे V1 V2 V3 V4 V5 मैंने सारे वर्टेक्स ले लिए जिस क्रम में है। उसके बाद मैंने इनका कनेक्शन भी इनको देखते हुए किए, तो इसके बीच में भी कनेक्शन है, इसके बीच में भी है, इसके बीच में भी है, इसके बीच में भी है, मैंने ले लिए। तो आप चेक कर सकते हो ये जो एक सब ग्राफ बनाया है मैंने, इसी का सब ग्राफ कह ही रहे हैं क्योंकि वर्टेक्स आ रहे हैं, एजेस भी कुछ कुछ है, तो सब ग्राफ तो है। क्या ये ट्री भी है? बिल्कुल ट्री है, कनेक्टेड है और कोई भी सर्किट नहीं है, तो दैट इज स्पैनिंग ट्री। तो आप इसको कह सकते हो कि ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? स्पैनिंग ट्री का। तो बच्चे ये स्पैनिंग ट्री का एग्जाम्पल है हमारे पास। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो इसी का मैंने एक और बना दिया। कई बन सकते हैं स्पैनिंग ट्री, बस हमें वर्टेक्स सारे लेने हैं। तो V1 V2 V5 V4 V3 ले लिए बच्चे। इनको भी मैंने जिस हिसाब से एजिस कनेक्शन है इनमें वो ले लिए, कुछ नहीं लिए। ये भी बिल्कुल एक कनेक्टेड ग्राफ है और इसके अंदर कोई सर्किट नहीं है, तो ये एक ट्री की रिप्रेजेंटेशन है। तो ये भी एक स्पैनिंग ट्री होगा इस ग्राफ का। और भी बन सकते हैं, तो एक और एग्जांपल से बात समझने की कोशिश करते हैं। तो एक नेक्स्ट एग्जांपल बना हुआ है बच्चे, फ़िलहाल ये एक कनेक्टेड ग्राफ है। इस कनेक्टेड ग्राफ में से हमें एक स्पैनिंग ट्री बनाना है। तो स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए वर्टेक्स सारे लेने हैं। तो V1 V3 V2 V5 V4 ले लिए हमने सारे, और जो जो एजिस कनेक्शन है वो लेंगे। तो ये वाला एज कनेक्शन दे रखा है इसलिए ले लिया। V3 और V4 के बीच में भी है, ले लिया। V2 और V5 V2 और V4 इनके बीच में भी है। तो चेक कर सकते हो ये जो मैंने एक सब ग्राफ बनाया है वो इसी में से ही चुना है, और इसके अंदर वर्टेक्स सारे हैं, कनेक्टेड ग्राफ है, सर्किट है नहीं, तो ये भी ट्री है। तो ये इसका एक सब ग्राफ वाला ट्री है, तो इसको हम कहेंगे स्पैनिंग ट्री। फिर ये क्रॉस कर लो क्योंकि ये उसने गलत बनाया है, क्योंकि बच्चे V1 और V3 के बीच में कोई एज कनेक्शन है ही नहीं, और उसने V1 और V3 के बीच में कर दिया। तो इसको क्रॉस कर लो, इसकी बजाय ये बना लो नीचे। तो देखो मैंने इसका एक स्पैनिंग ट्री और बनाया, आपको दिख भी रहा होगा ये वाला, इतना इतना एम की शेप में। तो बिल्कुल ये सारे वर्टेक्स जो जो कनेक्शन दे रखे थे वही वाले लिए हैं, वर्टेक्स सारे ले लिए, एजेस कुछ ले ली, और ये भी एक कनेक्टेड ग्राफ है और कोई सर्किट नहीं है, तो ये भी इसका क्या है? स्पैनिंग ट्री। उसके अलावा मैंने ये वाला ले लिया। एक बच्चा ये भी ले सकता है, ठीक है बच्चे, ये भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से स्पैनिंग ट्री बनाए जा सकते हैं। तो मैंने एक ये वाला बनाया है, ये वाला। अब एक बच्चा ये वाला भी बना सकता है, ये तो बना ही लिया सच, ये वाला बना सकता है। तो इस तरीके से एक ही ग्राफ के कई सारे स्पैनिंग ट्री हम बना सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है बच्चे, सिंपल सी थ्योरम है, बस समझने की बात है, एक छोटी छोटी बातें हैं, अगर ये समझ पाते हो अच्छे से तो इन थ्योरमों में कुछ भी नहीं है। तो थ्योरम देखो क्या कह रही है, थ्योरम कह रही है एवरी कनेक्टेड ग्राफ हैज़ एट लीस्ट वन स्पैनिंग ट्री। कोई भी कनेक्टेड ग्राफ अगर है तो उसमें कम से कम एक स्पैनिंग ट्री तो होगा ही होगा। ऑब्वियस बात है बच्चे कि किसी भी कनेक्टेड ग्राफ में एक स्पैनिंग ट्री तो हम बना ही पाएंगे, क्योंकि कनेक्टेड ग्राफ का मतलब होता है हर एक पाथ के बीच में हमारा कनेक्शन होगा,
हर दो वर्टेक्स के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन होगा। अब ये कनेक्टेड ग्राफ था तो इसके अंदर हमने एक से ज़्यादा स्पैनिंग ट्री बनाए हैं, तो कम से कम एक तो बना ही पाएंगे। अब देखो कनेक्टेड ग्राफ में क्या होगा हो सकता है सर्किट बन रहे हो, अभी देखो जैसे ये सर्किट बन रहा है, ये सर्किट बन रहा है, तो हम वो एज रिमूव कर देंगे। वर्टेक्स ही तो लेने हैं सारे, एजेस तो सारी लेनी जरूरी नहीं है, तो हम वो एजेस हटा देंगे जो सर्किट बना रही है, तो उससे हमारे पास एक कम से कम स्पैनिंग ट्री तो बनेगा ही बनेगा। तो बस उसी को शब्दों में लिखता है, दिख तो रही है हमें बनेगा ही बनेगा, पर उसको थ्योरम वाइज कैसे लिखेंगे तो ध्यान से देखें। लेट जी बी ए कनेक्टेड ग्राफ, जी हमें एक कनेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है। इफ़ जी हैज़ नो सर्किट, अगर जी जो जी कनेक्टेड ग्राफ है अगर उसमें कोई सर्किट ही ना हो तो देन इट इज़ ओवन स्पैनिंग ट्री। तो उस पूरे को ही ले लो, क्योंकि ये भी तो है ना कि हर कोई जरूरी कोई है हमें सब ग्राफ ही लेना है, पूरा का पूरा कनेक्टेड ग्राफ ही ले लो। अगर उस कनेक्टेड ग्राफ में कोई सर्किट नहीं है तो पूरा का पूरा वो ही ले लो बच्चे। अब जैसे कनेक्टेड ग्राफ की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल जो ये बात कह रहा है कि अगर कोई कनेक्टेड ग्राफ इस तरीके से है कि उसके अंदर कोई सर्किट ही नहीं है, ये कनेक्टेड ग्राफ है, चेक कर लो। हम हर तक वर्टेक्स तक जा पा रहे हैं, V1 V2 V3 V4 V5। V1 से अगर मेरे को V3 तक जाना है तो मैं इस रास्ते से चला जाऊंगा, V1 से V5 तक जाना है तो मैं ऐसे चला जाऊंगा, V1 से V4 जाना है तो ऐसे चला जाऊंगा। कनेक्टेड ग्राफ है, कोई सर्किट है नहीं, तो बिल्कुल ये एक ट्री की भी स्ट्रक्चर है। तो ये पूरा का पूरा ये एक स्पैनिंग ट्री भी है, क्योंकि स्पैनिंग ट्री के लिए ट्री होना जरूरी है। तो वो यही कह रहा है, अगर जी कोई कनेक्टेड ग्राफ है और जी के पास कोई सर्किट नहीं है, इस वाले कनेक्टेड ग्राफ में कोई सर्किट नहीं है, देन इट इज़ ओवन स्पैनिंग ट्री। तो ये खुद ही इसका क्या होगा, स्पैनिंग ट्री। इफ जी हैज सर्किट, तो नीचे छोटा छोटा लिखा हुआ है इफ जी हैज सर्किट, अगर जी में सर्किट हो, अगर नहीं लिखी हुई लाइन तो आप लिख लेना, इफ जी हैज सर्किट देन द इफ जी हैज सर्किट देन रिमूव एन एज फ्रॉम द सर्किट द ग्राफ सो ऑब्टेन, तो जो ग्राफ हमें मिलेगा फ्रॉम देयर आर मोर सर्किट, अगर उसमें और भी सर्किट हो, देन रिपीट दिस प्रोसेस, तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहो। रिपीट करने का मतलब एजेस हटाते जाओ, अनटिल वी कनेक्ट कनेक्टेड, जब तक हमें एक कनेक्टेड और सर्किट फ्री ग्राफ ना मिल जाए, और जिसमें कोई सर्किट ना हो ऐसा ग्राफ ना मिल जाए, दैट कंटेन ऑल द वर्टिसेस ऑफ जी, और साथ में वो जी के सारे वर्टिसेस रखे, द ग्राफ विल देन अ स्पैनिंग ट्री ऑफ जी, तो वो ग्राफ जी का क्या कहलाएगा, स्पैनिंग ट्री। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये एक बना रखा है बच्चे मैंने, फिलहाल आप देखो ये कनेक्टेड ग्राफ है और इसमें आपको दो सर्किट दिख रहे हैं, तो वो यही कह रहा है अगर एक से ज़्यादा सर्किट है तो आप एजेस हटाते जाओ। पहले आपने ये वाली एज हटाई, ये वाली एज हटाई तो ये वाला डायग्राम बन गया, पर इसमें भी अभी सर्किट है, फिर आप ये वाली एज हटा दो। तो वो कहता सर्किट हटाने मतलब एज हटाने वाली प्रोसेस तब तक करते रहो जब तक आपको एक ऐसा कनेक्टेड ग्राफ ना मिल जाए जिसमें कोई सर्किट ना हो। अब ये ग्राफ बन गया, अब ये ग्राफ बन गया तो ये कनेक्टेड ग्राफ है और इसमें कोई सर्किट नहीं है, तो ये ट्री की फॉर्म में है, और इसका क्या है, ये एक सब ग्राफ, और इसके अंदर सारे वर्टेक्स आ रहे हैं, चेक कर लो। ये वाला वर्टेक्स 3 और ये 2 5, 5 वर्टेक्स थे, तो 1 2 3 4 5, पांचों वर्टेक्स आ रहे हैं और इसके अंदर कोई सर्किट नहीं है, तो ये एक स्पैनिंग ट्री है। तो स्पैनिंग ट्री हर हालात में हमें मिलेगा ही मिलेगा कनेक्टेड ग्राफ में, कम से कम एक, ज़्यादा भी बना सकते हैं पर कम से कम एक तो मिलेगा ही। ज़्यादा के लिए तो एग्जाम्पल आपको अभी भी दिखाए थे जिसमें हमने कम से कम दो दो स्पैनिंग ट्री तो बनाए ही हैं, और कम से कम एक तो फिर मिलेगा ही मिलेगा, और उसको बनाया जा सकता है। उसमें से सर्किट हटाते जाओ, यानी एज हटाते जाओ, जिससे सर्किट खत्म होते जाएंगे, पर एज इस हिसाब से हटाओ कि उसमें से वर्टेक्स वही रहे, गिनती में वर्टेक्स कम ना हो, तो फिर वो स्पैनिंग ट्री बनेगा ही बनेगा। तो इस तरीके से किसी भी कनेक्टेड ग्राफ में कम से कम एक स्पैनिंग ट्री होता ही होता है। तो ये सारी थ्योरी में इंपॉर्टेंट है, तो इनको 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है वेट ऑफ स्पैनिंग ट्री, किसी स्पैनिंग ट्री का वेट कैसे करेंगे। अब अजय स्पैनिंग ट्री का वेट करने के लिए हमें एजेस के ऊपर कोई वैल्यूज़ दे रखी होंगी, उनको जोड़ देंगे तो वो हमारे स्पैनिंग ट्री का क्या हो जाएगा, वेट। तो क्या लिखता है, द वेट ऑफ स्पैनिंग ट्री ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ जी इज डिफाइंड एज सम ऑफ वेट ऑफ ऑल द ब्रांचेज ऑफ ट्री। ये जो सारा मान लो ये स्पैनिंग ट्री है, तो इसकी जितनी भी ये ब्रांचें हैं इन सब के जो भी वेट दे रखे होंगे उन सब का अगर सम कर देंगे तो इस स्पैनिंग ट्री का क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। द डिफरेंट स्पैनिंग ट्री विल हैव डिफरेंट वेट, जैसे हमने इसके 2 स्पैनिंग ट्री बनाए थे तो इसका वेट अलग होगा, इसका वेट अलग होगा, क्योंकि इसमें ये वाली एज आ रही है, इसका हो सकता है वेट कम या ज़्यादा हो, और इसमें ये वाली एज नहीं आ रही, तो इसलिए हर एक स्पैनिंग ट्री का वेट भी क्या होगा, डिफरेंट। नेक्स्ट कह रहा है मिनिमल स्पैनिंग ट्री, बच्चे इसके आगे क्वेश्चंस भी करेंगे और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो मिनिमल स्पैनिंग ट्री किसको कहते हैं, एक ऐसा वेटेड ग्राफ, देखो जी एक वेटेड ग्राफ है, जी वेटेड ग्राफ किसको कहते थे हम, जिसमें हमें इंटीजर वैल्यू असाइन होती थी एजेस की, आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। तो जी एक वेटेड ग्राफ है
देन द स्पैनिंग ट्री विद द स्मॉलेस्ट वेट। तो हमने उस वेटेड ग्राफ से जो जो भी स्पैनिंग ट्री बनाए हैं उन स्पैनिंग ट्री में जो मिनिमम वेट का होगा, देन द स्पैनिंग ट्री विद द स्मॉलेस्ट वेट ऑफ वेटेड ग्राफ इज सेड टू बी मिनिमल स्पैनिंग ट्री। तो किसी भी वेटेड ग्राफ में से जितने भी स्पैनिंग ट्री बनाओगे उन स्पैनिंग ट्री में जिसका वेट स्मॉलेस्ट होगा, छोटा होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, मिनिमल स्पैनिंग ट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जब इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पेपर में ये डेफिनेशन भी लिख कर आनी है। तो दैट इज मिनिमल स्पैनिंग ट्री। फिर लेवल ऑफ वर्टेक्स बच्चे LI से डिनोट करते हैं, और ये सारी बातें हमने पहले एक बाइनरी ट्री के अंदर पढ़ी थी, जब MRE पढ़ाया था आपको इस चैप्टर के अंदर, तब ये सब पढ़ाया हुआ है। तो बच्चे लेवल ऑफ वर्टेक्स को किससे शो करेंगे, LI। बस उसने थोड़ा शब्दों को एक्सटेंड करके और थोड़ा बढ़ा के बोल दिया। इन अ बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री का मतलब हर एक के दो दो चिल्ड्रन होंगे। तो आपको जो डायग्राम बना हुआ दिख रहा है वो एक बाइनरी ट्री का दिख रहा है। फिर वो क्या कहता, अ वर्टेक्स VI इज सेड टू बी लेवल LI इफ वर्टेक्स VI इज एट द डिस्टेंस LI फ्रॉम द रूट। तो बच्चे जैसे ये इससे है तो इसको लेवल 1 बोलेंगे, ये रूट से 2 डिस्टेंस दूर है तो इसको लेवल 2 बोलेंगे। तो इस तरीके से हम लेवल को मेजरमेंट करवा सकते हैं। ओनली वन वर्टेक्स जिसे रूट बोल रहा है इज एट लेवल 0। सिर्फ एक ही वर्टेक्स होगा जो 0 लेवल पे होगा, तो इसको हमने उधर लेवल 0 बोला था, याद करो। ऐसे ही देर आर एट मोस्ट 2 वर्टेक्स एट लेवल 1। अगर बाइनरी ट्री, क्योंकि हम पर्टिकुलर बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं, तो लेवल 1 के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्टेक्स हो सकते हैं। अब किसी ने अगर 2 चिल्ड्रन ना बनाए, सिर्फ एक ही चिल्ड्रन बनाया, तो लेवल 2 पे फिर एक वर्टेक्स भी हो सकता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा तो 2 ही होंगे अगर बाइनरी ट्री है तो। ऐसे ही देर आर एट मोस्ट 2 वर्टेक्स एट लेवल 1, देर आर एट मोस्ट 4 वर्टेक्स एट लेवल 2। आप चेक भी कर सकते हैं, लेवल 2 पे ज़्यादा से ज़्यादा 4 वर्टेक्स हो सकते हैं। कम भले ही बना सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते एक बाइनरी ट्री में, क्योंकि हर एक के दो दो चिल्ड्रन से ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं लिख सकते अगर बाइनरी ट्री है तो। एंड सिमिलरली फॉर फर्दर लेवल्स, ऐसे ही हम अगर आगे वाले लेवल की बात करेंगे तो इसका मतलब 2 की पावर के रूप में बढ़ रहे हैं। देखो पहले वाले में सिर्फ एक वर्टेक्स आ रहा है तो मैं नहीं लिख सकता इसको 2 की 0, और 2 की 0 लिखेंगे तो 2 की 0 1 नहीं आएगा। ऐसे ही दूसरे वाले को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, तो 2 क्योंकि लेवल 1 है, ये ऊपर जो पावर है वो लेवल को बता रही है। तो बच्चे यहाँ पर 2 की पावर 0, 0 यहाँ पर किसको बता रहा है, के यानी लेवल को, के यहाँ पर लेवल को डिनोट कर रहा है, तो आप लिख भी सकते हैं के यहाँ पर लेवल को बता रहा है। तो हमने फर्स्ट वर्डले को नाम दे रहे हैं 0 लेवल। 0 लेवल का मतलब के का मान 0, तो 2 की पावर 0 करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ वर्टेक्सेस आ जाएंगे। तो ये पूरी क्वांटिटी नंबर ऑफ वर्टेक्स को बता रही है, और ये वाली क्वांटिटी सिर्फ लेवल को बता रही है। अब इसे हमने लेवल 1 बोला है तो के का मान 1 हो गया, के का मान 1 हो गया तो 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने वर्टेक्स हो सकते हैं, 2। ऐसे ही के का मान अगर 2 ले लें तो बच्चे 2 की 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेवल 2 में 4 वर्टेक्स आ सकते हैं। तो के बता रहा है लेवल को, और 2 की पावर जो कर देते हैं हम तो वो बताती है नंबर ऑफ वर्टेसेस को। तो मैंने साइड में लिखा भी, अगर आपके नोट्स में लिखा हुआ है तो थोड़ी करेक्शंस कर लो। हेयर के रिप्रेजेंट लेवल, के तो लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2 की पावर के रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ वर्टेक्स दैट लेवल, उस लेवल पे कितने वर्टेक्स हैं उनको बता रहा है। फिर एक प्रॉपर्टी तुम्हें याद रखनी है, तो बच्चे वो क्या कहता है, 2 की 0, 2 की 1, 2 की 2 अप टू 2 की पावर के, इन सब का अगर सम करोगे तो वो हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, n। तो ये मैं थ्योरम्स के अंदर यूज़ करूँगा ये लाइन। अब ये लाइन कैसे लिखी हुई है कि ये चीज़ या तो n के बराबर होगी या n से ज़्यादा। n यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स। अब सोचो बच्चे, अगर मान लो मैं इतना इतना ग्राफ लेता हूँ, इतना इतना ग्राफ लेता हूँ, तो इसमें ये 0 लेवल है और ये फर्स्ट लेवल है। तो बच्चे हम वैसे ही वर्टेक्स गिन पा रहे हैं, कितने हैं, 3। तो n का मान तो हो गया 3, और इसमें वर्टेक्स अपने लेवल वाइज बात करें तो 2 की 0 आएगा, और ये फर्स्ट लेवल है तो 2 की 1 आएगा। तो 2 की 0, 2 की 1 आएगा। 2 की 1 कितना होता है, 2, 2 की 0 कितना होता है, 1, 1 + 2 3, और टोटल वर्टेक्स भी कितने थे, 3। तो इस केस में इतना इतना रिजल्ट इसके क्या आ गया, इक्वल। तो इक्वल वाला साइन सही है। अब अगर मान लो मैं ये कर देता हूँ कि जैसे ये वाला ग्राफ ले लिया और उसके अलावा इसकी सिर्फ एक ही चिल्ड्रन बनाया, अब इसका एक ही चिल्ड्रन बनाया, तो बच्चे लेवल तो आ गया ना अगला। तो 2 की 0, 2 की 1 और 2 की 2, क्योंकि ये वाला एक चिल्ड्रन भी बनाने की वजह से ये भी नहीं बनाया और ये भी नहीं बनाए, सिर्फ इसका एक चिल्ड्रन ना दिया। अब एक चिल्ड्रन ना दिया तो लेवल तो आ गया, तो 2 की 0 भी आ गया, 2 की 1 भी आ गया, 2 की 2 भी आ गया, तो इतना इतना आ गया। तो 4 और 2 6 और 1 7,
टोटल 7 आ गया, जबकि वर्टेक्स कितने आए 1 2 3 और सिर्फ 4। तो यहाँ पर वैल्यू 7 बन चुकी थी और यहाँ पर सिर्फ बना 4। तो 7 बड़ा ही होता है 4 से, इसलिए उसने कहा कि इन सब लेवल्स का सम ग्रेटर देन इक्वल टू n होता है। क्योंकि हर एक के तुमने अगर 2 चिल्ड्रन नहीं बनाए तो ये वाले लेवल तो बढ़ जाएगा, लेवल बढ़ने की वजह से ये क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, पर ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी छोटी। और अदरवाइज अगर तुमने सभी के 2 2 चिल्ड्रन बनाए तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी फिर क्या होगी इक्वल। तो ये इस तरीके से बात को समझ सकते हो। तो अगर तुम सिर्फ इतना इतना बाइनरी ट्री बनाते हो, यानी कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं बना रहे, सिर्फ बाइनरी ट्री बना रहे हो, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में तो हर एक के 2 2 बच्चे होंगे, पर सिर्फ बाइनरी ट्री में किसी के 2 बच्चे किसी के 1 बच्चे हो सकते हैं। तो हमने ये और सिर्फ इतना बनाया, तो इसकी वजह से लेवल तो बढ़ गया, तो 2 की 0 भी आएगा, 2 की 1 भी आएगा और 2 की 2 भी आएगा, पर नंबर ऑफ वर्टिसेस सिर्फ 4 हो पाए और यहाँ से वैल्यू इतनी इतनी आने की वजह से 7 आ गई। तो बच्चे इसलिए 7 बड़ा ही होता है 4 से, तो इसलिए ये रिजल्ट जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। तो ये सारा डायग्राम बनाकर आप इस तरीके से लेवल को डिफाइन कर दोगे। फिर हाइट ऑफ बाइनरी ट्री, तो इसमें से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस लेवल्स टोटल 0 लेवल को छोड़कर बाकी जितने लेवल होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी हाइट। तो लेंथ या हाइट बोल सकते हैं इसको, तो उसने निकाल के भी दिखाई हुई है। जैसे ये लेवल 0 हो गया, ये लेवल 1, ये लेवल 2 और ये लेवल 3। लेवल 3 तो चलो मत बनाओ क्योंकि पेंडेंट वर्टेक्स वाले को लेवल के अंदर नहीं दिखाएंगे, अगर आगे और ब्रांचेस होती तो बोलते। तो ये बच्चे इसके 2 क्या हो गए लेवल, तो इसकी हाइट कितनी हो गई 2, क्योंकि 0 लेवल को तो हमें छोड़ना है, तो इस तरीके से हम लेवल निकाल सकते हैं। तो आप इस तरीके से बच्चे मेजरमेंट करेंगे तो इसकी हाइट हो जाएगी 2। ऐसे ही अगला करो बैलेंस ट्री। बैलेंस ट्री किसको कहेंगे, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन वाइज। तो बैलेंस ट्री के अंदर हम क्या कहेंगे बच्चे, अ रूटेड ट्री, एक रूटेड ट्री होना चाहिए ऑफ हाइट h, जिसकी हाइट कुछ भी h हो, इज सेड टू बी बैलेंस ट्री। उसे अगर बैलेंस ट्री कहना है इफ़ ऑल द लीव्स या पेंडेंट वर्टेक्स, बच्चे लीव्स या पेंडेंट वर्टेक्स का मतलब जिनकी डिग्री 1 हो या उनको टर्मिनल नोड भी बोलते हैं, आर एट लेवल h और h-1। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लाइन दिख रही है आपको, पर मैं इसको बड़े आराम से समझाता हूँ। सबसे पहले हमें एक रूटेड ट्री लेना है जिसकी हाइट कुछ h होगी, इज सेड टू बी बैलेंस ट्री। अगर उसको आपको क्या कहना है बैलेंस ट्री, इफ़ ऑल द लीव्स और टर्मिनल वर्टेक्स आर एट लेवल h और h-1, यानी जो भी पेंडेंट वर्टेक्स या लीव होंगे वो या तो उस लेवल h पे जितनी हाइट का ट्री है उस हाइट पे होने चाहिए या उससे एक कम पे होने चाहिए, तब तो वो बैलेंस ट्री है, अदरवाइज वो बैलेंस ट्री नहीं है। उसके अलावा इसकी ये डेफिनेशन ज़्यादा बेटर है। अब बाइनरी ट्री, एक बाइनरी ट्री लेंगे, बाइनरी ट्री का मतलब हर एक के 2 2 चिल्ड्रन, इज बैलेंस्ड, और हर एक के 2 2 चिल्ड्रन होना जरूरी नहीं है, कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, सिर्फ बाइनरी ट्री लिखा हुआ है। इज बैलेंस्ड इफ फॉर ईच नोड, बच्चे याद करो नोड को वर्टेक्स भी बोलते हैं, तो साइड में लिख लेना नोड को वर्टेक्स भी बोलते हैं, तो मैंने लिखवाया हुआ है। अगर आपके नोट्स में कॉपी में नहीं है तो आप इसको नोड को वर्टेक्स लिख लो, क्योंकि नोड हम कई बार से बोल ही नहीं रहे, ठीक है। इफ फॉर ईच नोड इट होल्ड्स दैट नंबर ऑफ इनर नोड्स, इनर नोड का मतलब इनर वर्टेक्स in the left subtree, in the left subtree, and the number of inner nodes in the right subtree differ by at most 1, ज़्यादा से ज़्यादा उनके बीच में एक का गैप हो। तो बच्चे इस बात को डायग्राम से समझेंगे तभी बात समझ आएगी। तो अ बाइनरी ट्री इज बैलेंस्ड इफ फॉर एनी 2 लीव्स का डिफरेंस या डेप्थ कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक हो। अगर हमारी लीव्स यानी पेंडेंट वर्टेक्स जो भी 2 लेवल के अंदर है, उन 2 लेवलों में जो भी पेंडेंट लीव्स है उनके बीच में डिफरेंस या डेप्थ ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक है तो ही हम कहेंगे कि वो जो है वो बैलेंस ट्री कहलाएगा, अदरवाइज वो बैलेंस ट्री नहीं कहलाएगा। तो एक्सटर्नल या पेंडेंट वर्टेक्स का उससे ऊपर वाले लेवल में डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो तो ही वो बैलेंस ट्री है, अदरवाइज वो बैलेंस ट्री नहीं है। समझते हैं इस पूरी थ्योरी के अंदर वो क्या कह रहा है। बच्चे मैंने एक बाइनरी ट्री बनाया, कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, तो इसके 2 चिल्ड्रन थे, इसके 2 चिल्ड्रन है, पर इसका एक चिल्ड्रन बनाया और इसका सिर्फ एक चिल्ड्रन बनाया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे लिए पेंडेंट वर्टेक्स है और इधर ये हमारे लिए पेंडेंट वर्टेक्स है। ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है। तो बच्चे थर्ड लेवल में और सेकंड लेवल में हम देखें तो ये पेंडेंट वर्टेक्स और ये पेंडेंट वर्टेक्स के बीच में गैप जो है वो सिर्फ एक का ही है, एक का मतलब एक ही एज जा रही है बीच में।
तो इसका मतलब सिर्फ 1 का ही डिफरेंस है, तो ये बैलेंस ट्री है, इसको बैलेंस ट्री बोलेंगे, क्योंकि इसमें पेंडेंट वर्टेक्स या लीव के बीच में, तो देखो इफ बाइनरी ट्री ब्रांचेस एनी टू लीव्स, ये टू लीव्स किसको कहते हैं, जो कि डिग्री 1 के होते हैं, पेंडेंट वर्टेक्स को ही लीव बोलते हैं। डिफरेंस या डेप्थ एट मोस्ट 1, अगर उनके बीच में लेवल का गैप जो है वो 1 नहीं हो, तो इसमें ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है, तो एक ही लेवल का गैप है, तो बच्चे इसको हम कहेंगे बैलेंस ट्री। ज़्यादा से ज़्यादा बस एक का ही गैप होना चाहिए। और अगर हम बात करें, और ऐसे ही उसने ये वाली लाइनों में देखो क्या बोला है, अ बाइनरी ट्री इज बैलेंस्ड, इस बाइनरी ट्री को बैलेंस कहेंगे इफ़ जितने भी वर्टेक्स अपने लेफ्ट सब ट्री में हैं और जितने भी अपने राइट में हैं, उनके बीच में पेंडेंट वर्टेक्स के बीच में गैप जो होना चाहिए 1 का होना चाहिए। तो इसका और इसके लेवल के बीच में भी 1 का गैप है, और ये तो हो गया राइट साइड वाला सब ट्री, ये हो गया लेफ्ट साइड वाला सब ट्री, और इसके पेंडेंट वर्टेक्स के बीच में सिर्फ एक का गैप है, तो आप कह सकते हो दैट इज़ बैलेंस ट्री। फिर बैलेंस ट्री कौन सा नहीं होगा, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल और बनाया। अब बच्चे इसमें मैंने 5 के बाद इधर नीचे 7 और 7 के नीचे फिर 8। अब लेवल ये हो गया 2 1 2 3 4, 4 लेवल है। ये भी पेंडेंट वर्टेक्स है क्योंकि इसके साथ सिर्फ एक एज कनेक्ट है, और ये भी पेंडेंट वर्टेक्स है, तो टिक किए हुए हैं। तो ध्यान से देखो, इस पेंडेंट वर्टेक्स और इस पेंडेंट वर्टेक्स के बीच में कितने लेवल का गैप है, 2, यानी कह दो कितनी एजेस आ रही हैं बीच में, 2। तो 2 आ रही है, तो हमने तो बोला है ज़्यादा से ज़्यादा बस अगर एक का गैप है तो ही वो बैलेंस है, तो ये एक बैलेंस ग्राफ नहीं है। खुद सोचो, किसी की एक टांग ऐसे और एक टांग ऐसे कर रखी है तो वो टिक नहीं पाएगा, और सिर्फ इतना सा खड़ा होकर बैठा है, बेंट अगर करके बैठा है एक टांग, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो स्टैंड रहेगा ट्री। पर जैसे ही अपनों ने उस पैर को एक बार ऐसे मोड़ दिया और एक बार ऐसे, तो उसका टिकना मुश्किल है। तो बच्चे दैट इज़ नॉट अ बैलेंस ट्री। तो बैलेंस ट्री किसको कहते हैं, तो अच्छा ये लेफ्ट सब ट्री, ये राइट सब ट्री, ये वाला पेंडेंट वर्टेक्स से भी गैप 2 है, इस वाले से भी 2 है, एक से अगर ज़्यादा गैप है तो वो बैलेंस ट्री नहीं है। तो इस तरीके से बैलेंस ट्री की डेफिनेशन लिखी गई है। तो बच्चे आप इसको कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम आती है, सिंपल सिंपल सी थ्योरम है, एक दो थोड़ी सी मुश्किल है, पर बस ये चैप्टर समझ लो हो ही गया। अब इसमें आगे प्रीम एल्गोरिथम और क्रून शक्कर है, और वो दोनों की दोनों पेपर में आती हैं, और बहुत सिंपल है, डायग्राम बनाने होते हैं उसमें, तो वो ईजी प्रोसेस है, तो वो मैं आपको करवाऊंगा, पर पहले अपने ये थ्योरम और कर लें। तो बच्चे नेक्स्ट थ्योरम हमारी है, प्रूव दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑन लेवल एन, आपके और लिखा हुआ है उसको सही कर लो, ऑन लिख लो। प्रूव दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑन लेवल एन ऑफ बाइनरी ट्री इज 2 की पावर एन। बच्चे ध्यान से सुनो क्या कह रहा है, वो कह रहा है प्रूव करो द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑन लेवल एन ऑफ अ बाइनरी ट्री इज 2 की पावर एन, जहाँ पर एन का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यानी लेवल, क्योंकि हमने देखा था लेवल 0 लेवल भी होता है, तो एन का मान 0 भी हो सकता है, या 1 2 3, तो एन का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो थ्योरम में क्या कह रहा है, कोई भी बाइनरी ट्री लेंगे और उसके अगर लेवल एन की बात कर रहे हैं, तो लेवल एन में ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्टेक्स होंगे वो 2 की एन होंगे। अभी अभी हमने एग्जाम्पल में यही तो देखा है बच्चे, हर लेवल में जो एलिमेंट या वर्टेक्स हैं वो 2 की पावर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जैसे इसमें 1 वर्टेक्स है तो 2 की 0 लिख सकते हैं ना इसको, तो 2 की 0। ऐसे ये फर्स्ट लेवल है तो 2 की 1 से निकल जाएंगे इसमें। तो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर किसी ने अगर 2 चिल्ड्रन ना बनाकर सिर्फ एक ही चिल्ड्रन बनाया, तो लेवल के अंदर तो 2 वर्टेक्स आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा की ही बात कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी लेवल में हम 2 की पावर n वर्टेक्स रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तो वो कह रहा है प्रूव दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑन लेवल n, यानी लेवल n में ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्टेक्स आप रख सकते हो किसी भी ट्री में, वो 2 की पावर n रख सकते हो, जहाँ पर n जो है वो लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लेवल 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो n का मान 0 से बड़ा या 0 से बराबर। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो वी शैल प्रूव दिस थ्योरम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए, क्योंकि लेवल में 0 लेवल भी होता है, तो 0 से शुरू करेंगे, तो पहले 0 और 1 के लिए प्रूव कर देंगे, फिर n-1 के लिए, या कह दो k-1 के लिए ट्रू मान लोगे, और फिर k के लिए ट्रू करके दिखा दोगे। अब यहाँ पर मैंने k के लिए ट्रू मान लूँगा और k+1 के लिए ट्रू करके दिखा दूंगा। अगर कर पाया तो थ्योरम प्रूव हो जाएगी कि अगर n है तो फिर लेवल के अंदर वर्टेक्स होंगे 2 की पावर n की फॉर्म में। तो कैसे प्रूव करेंगे, द रूट ऑफ बाइनरी ट्री इज़ ऑन लेवल 0। अगर हम लेवल 0 की बात करें किसी बाइनरी ट्री में, एंड देयर कैन बी ओनली 1 वर्टेक्स, तो 2 की 0 करेंगे तो 1 ही आएगा।
तो ओनली वन वर्टेक्स एट दिस लेवल। हमने सीधा पहले तो थ्योरी वाइज बोला कि किसी भी बाइनरी ट्री के अंदर जो रूट होता है ऑन लेवल जीरो में सिर्फ रूट होता है और सिर्फ वही एक वर्टेक्स होता है। और फिर हमने फॉर्मूले से चेक किया, अगर एन का मान जीरो रखता हूँ तो टू की जीरो वन नहीं आ रहा है। इसका मतलब थ्योरी के अकॉर्डिंग भी वन वर्टेक्स मिल रहा था और अभी भी वन वर्टेक्स मिल रहा है। तो इसका मतलब जीरो के लिए ये थ्योरम बिल्कुल सही कह रही है कि टू की जीरो के रूप में हम लिख सकते हैं कि उसके अंदर कितने वर्टेक्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ वर्टेक्स, अब लेवल वन की बात करते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ वर्टेसेस ऑन लेवल वन इज़ टू। हम लेवल वन में देख सकते हैं बाइनरी ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, दो। अब इससे निकाल के देखते हैं, तो एन के बदले वन रखेंगे तो टू की वन भी कितना आएगा, टू। तो इसने लिख के दिखाया दैट मीन्स टू। इसको इस तरीके से लिख दो। पहले तो थ्योरी वाइज बोला हमने कि अगर बाइनरी ट्री है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेवल वन में टू वर्टेक्स हो सकते हैं। अब इस फॉर्मूले से चेक किया तो टू की पावर एन, एन के अंदर वन रखेंगे तो टू ही आएगा। तो आप इसको ऐसे करके दिखा सकते हो, दैट मीन्स टू की वन बराबर टू। फॉर्मूले से भी टू ही आ रहा है, तो एट लेवल टू ये बात सही है। फिर हमने लेवल वन के लिए भी बात सही है। अब लेवल टू के लिए बात की, ऑन लेवल टू। बच्चे लेवल टू पे अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चार जने बिठा सकते हो आप, और हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं तो टू की टू भी कितना आ रहा है, फोर। और ऐसे ही सो ऑन। इसका मतलब अभी तक जीरो वन टू के लिए तो ये रिजल्ट ट्रू है। हम थ्योरी वाइज भी देख पा रहे हैं कि उसमें ज़्यादा ज़्यादा इतने हो सकते हैं, तो और फॉर्मूले वाइज भी यही आ रहे हैं। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो बच्चे ये जो अगला लेवल आ रहा है वो टू के मल्टीपल के रूप में है। जैसे लेवल जीरो में वन था, वन को हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो लेवल वन के एलिमेंट्स आ गए। फिर उस टू को फिर टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो लेवल टू के एलिमेंट आ गए। भाई दो को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार आएगा। ऐसे ही थर्ड लेवल में तुम देखो ध्यान से, थर्ड लेवल में तुम्हारे पास कितने आएंगे, आठ। तो इसका मतलब इस चार को दो से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब हर अगला लेवल टू से मल्टीप्लाई होकर बन रहा है। हर अगला लेवल हमने थ्योरी वाइज देखा कि इसमें हर एक अगला लेवल दो से मल्टीप्लाई होकर बन रहा है। तो पहले तो मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू हम किसी के लिए ट्रू मान लेंगे। तो हमने क्या कहा, वी एज्यूम दैट थ्योरम इज ट्रू फॉर लेवल के। अब लेवल के लिए ट्रू है, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑन लेवल के इज़ टू की के। जैसे वन के लिए टू की जीरो के लिए टू की जीरो था, वन के लिए टू की वन था, तो के लिए अगर ट्रू मान रहे हैं तो लेवल के में जो नंबर ऑफ मैक्सिमम वर्टेक्स होंगे वो टू की के होंगे। सिंस ईच वर्टेक्स इज बाइनरी ट्री, क्योंकि हर एक वर्टेक्स दो में कैटेगराइज हो रहा है, हैज़ मैक्सिमम लीव्स दो, जिसकी ज़्यादा ज़्यादा दो ब्रांचेज हो सकती हैं। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑन लेवल के प्लस वन, तो के प्लस वन लेवल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे वो लेवल के से दो गुना ज़्यादा होंगे। तो बच्चे हर एक में दो गुना ज़्यादा आ रहे हैं, देख लो चाहिए। लेवल टू के अंदर चार हैं और लेवल वन के अंदर दो हैं, तो आप कह सकते हो कि लेवल दो के अंदर जो नंबर ऑफ वर्टेक्स मैक्सिमम आ रहे हैं वो लेवल वन से दुगने आ रहे हैं। दुगने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हर एक ब्रांच दो दो में डिवाइड हो रही है। तो आपने इसको शब्दों में लिखा कि के प्लस वन के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे वो ट्वाइस होंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल के में जितने वर्टेक्स होंगे उनका ट्वाइस। तो के में कितने हैं, टू की पावर के, उसको टू से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो लिखता है हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स एट लेवल के प्लस वन इज टू टाइम्स टू की पावर के। तो बच्चे टू की पावर वन और टू की पावर के जुड़कर बन गया टू की पावर के प्लस वन। तो हमने प्रूव कर दिया कि के प्लस वन में जो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं वो टू की के प्लस वन हो सकते हैं। तो अगर के प्लस वन के लिए भी ट्रू आ गया तो इसका मतलब अगर एन वाला लेवल है तो टू की पावर एन होंगे उसमें वर्टेक्स। हैंस द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल एन। एन वर्टेक्स अगर एन लेवल होंगे तो उसमें नंबर ऑफ टोटल वर्टेक्स टू की पावर एन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो सिंपल सिंपल सी थ्योरम है, कई सारी थ्योरम में मैथमेटिकल इंडक्शन से कर रहे हैं और कुछ कॉन्ट्राडिक्शन से कर रहे हैं। तो यही कंसेप्ट रहा है हमारे इस ट्री के अंदर। तो इसमें थ्योरम ज़्यादा है। अगला चैप्टर तो बहुत सिंपल है, तो जब स्टार्ट करेंगे तो बहुत ईजी लगेगा। तो नेक्स्ट देखें कंसेप्ट बच्चे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट में वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। छोटी सी थ्योरम है और इसका रिजल्ट आगे वाली थ्योरमों में यूज़ करूँगा। वो कह रहा है प्रूव दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स इन अ बाइनरी ट्री, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट एच। एक बाइनरी ट्री जिसकी हाइट कितनी लोगे, एच, और उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होंगे, टू की पावर एच प्लस वन माइनस वन, जहाँ पर हाइट का मान ज़्यादा से ज़्यादा जीरो और या जीरो से बड़ा, क्योंकि अगर लेवल जीरो ही हुआ, सिर्फ एक ही वर्टेक्स हुआ, तो बच्चे उस केस में हाइट जीरो भी हो सकती है। तो बच्चे टू की पावर एच प्लस वन माइनस वन होती है, ये प्रूव करो। वो हमसे क्या पूछ रहा है, प्रूव दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स
इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h इज 2 की h प्लस 1 - 1। किसी बाइनरी ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स किसी h हाइट वाले ट्री में कितने हो सकते हैं? 2 की h प्लस 1 - 1। अब इसको प्रूव करते हैं। तो बच्चे द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑन लेवल n अभी भी पढ़कर आए हैं, किसी भी बाइनरी ट्री में कितने होते हैं? 2 की पावर n। यानी लेवल n की बात कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होंगे? 2 की पावर n। ये तो लेवल वाइज। अब हाइट वाइज कह रहा है, हाइट वाइज प्रूव करना है कि 2 की h प्लस 1 - 1 होंगे अगर हाइट h है तो फिर हमने लिखा सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h इज। अब हाइट h तक की बात कर रहे हैं तो हाइट h तक में जीरो लेवल भी आएगा तो 2 की जीरो, फिर फर्स्ट लेवल भी आएगा 2 की 1, फिर सेकंड लेवल भी आएगा 2 की 2, और ऐसे हाइट h तक की बात कर रहे हैं तो 2 की पावर h। उन सब का सम कर देंगे तो वो उस ट्री की क्या हो जाएगी? हाइट। तो बच्चे हाइट में कंफ्यूज नहीं होना, लेवल निकालते हाइट निकालते हैं तो लेवल जीरो को कंसीडर जरूर नहीं करते, पर वो इंक्लूड तो उसके अंदर होगा ही ना। वर्टेक्स तो नंबर ऑफ वर्टेक्स तो उसके अंदर काउंट होंगे ही, तो हाइट के अंदर लेवल्स को काउंट जरूर करना है। तो बच्चे 2 की जीरो वाला लेवल भी काउंट, 2 की 1 वाला भी काउंट, 2 की 2 वाला भी काउंट, और ऐसे 2 की पावर h वाला भी काउंट। तो इस तरीके से आप उसके सारे लेवल्स, अगर हाइट h तक है तो उसमें h तक की हाइट के लेवल आएंगे, तो 2 की जीरो, 2 की 1, 2 की 2, 2 की h, इन सब का सम कर दिया। अब ध्यान से देखा, ये तो सम ऑफ जीपी सीरीज है, एक गुणोत्तर श्रेणी है और उसका सम है। तो गुणोत्तर श्रेणी के सम का फॉर्मूला साइड में लिखा मैंने। तो सम ऑफ जीपी सीरीज का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n - 1 अपॉन r - 1। ये सम है n टर्म्स का। कितनी टर्म्स का? n टर्म्स का। ए का मतलब होता है उस जीपी सीरीज की फर्स्ट टर्म, आर का मतलब होता है सार्वनुपात यानी कॉमन रेशो। रेशो कैसे निकालते हैं? बाद वाली में पहली वाली का डिवाइड कर दो, तो 2 की 1 में 2 की 0 का डिवाइड कर दो, या 2 की 2 में 2 की 1 का डिवाइड कर दो। तो बच्चे 2 की 1 तो 2 ही होता है, 2 की 0 1 होता है, तो 1 का अगर 2 से डिवाइड लगवाएंगे तो 2/1 2 ही आएगा। ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4 है, 4 को 2 से डिवाइड लगा दो तो भी 2 आएगा, तो कुल मिलाकर 2 ही आएगा। इसका मतलब इसके आर का मान तो हो गया 2। एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। बचे 1 से लेकर एच तक तो हो गई एच टर्म्स, और ये एक्स्ट्रा है तो एच प्लस 1 टर्म्स हो गई। तो 2 की पावर आर की जगह रखा 2, एन की जगह रखा एच प्लस 1, माइनस का 1 एज इट इज, आर की वैल्यू आई है 2, -1 चल ही रहा है। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, 2 की 0 तो 1 नहीं होता है, तो 1 को लिखे ना लिखें कोई फर्क नहीं है। तो आप अपनी कॉपी में लिखना चाहो तो लिख लो, तो इससे तुम्हें ये आइडिया लग जाएगा कि इसमें मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो ए का मान 1 रख दिया। 2 - 1 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इस 1 को भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 की h प्लस 1 -1 आ गया। ये भी किसको बता रहा था? नंबर ऑफ वर्टिसेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस इन लैब ऑफ हाइट h। और ये भी क्योंकि देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स बोल रहा है इस हाइट h तक के लेवल में, तो h तक के लेवल में वो जीरो लेवल भी फिर इंक्लूड करेंगे। तो इस तरीके से इंक्लूड करके, तो ये किसको बता रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स इन हाइट h। तो इतने वर्टेक्स होंगे और उसकी क्वांटिटी इतनी होगी, तो यही प्रूव करना था 2 की h प्लस 1 -1। तो ये हमने प्रूव कर दिया। छोटी सी थ्योरम थी, तो हमने सारे हाइट h तक के मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स को जोड़ दिया, और बराबर में वो एक जीपी सीरीज बन रही थी तो फॉर्मूला लगा दिया, सोल्व किया, तो जो आंसर वो मांग रहा था वो आ गया। अब इस रिजल्ट का भी मैं आगे यूज़ करूँगा कि इसकी वैल्यू 2 की h प्लस 1 -1 होती है। अब यहीं देख लो पहले, अगर सोचो ये यहाँ पर h लिखते हैं तो 2 की h प्लस 1 -1 आता है, यानी यहाँ पर h होता है तो यहाँ पर एक ज़्यादा आता है। तो सोचो अगर यहाँ पर h -1 होगा तो यहाँ पर एक ज़्यादा आएगा। तो देखो यहाँ पर h था तो h लिख कर उसमें +1 कर दिया। अगर यहाँ पर h -1 होता तो यहाँ पर h -1 लिख के +1 कर देता, तो -1 और +1 कट जाता, तो 2 की h -1 आएगा। तो मैं अभी आगे करने वाला हूँ, तो ये हिस्सा करूँगा जब तब बता दूंगा, समझा दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट थ्योरम थोड़ी सी अजीब सी है पर इसको करनी तो है। तो बच्चे ये 2-3 थ्योरम ही रहेगी बस, इन थ्योरमों को करवा कर अपने ये वाला यहाँ के बात तो किया ही हुआ है हमने, डिस्टेंस तो हमने थोड़े दिन पहले वीडियो में पढ़ ली थी। तो बस ये इतनी इतनी थ्योरमें हो रहे हैं, ये कर लो फिर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। वो क्या कह रहा है? इफ़ टी इज़ अ बाइनरी ट्री, अगर कोई ट्री एक बाइनरी ट्री है विद n वर्टिसेस, जिसमें n वर्टिसेस हैं और हाइट उसकी कितनी है h, तो कहता प्रूव करो h प्लस 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 2 की h प्लस 1 -1। तो ये रिजल्ट तो तुम्हें दिख ही रहा है, ये पूरा लेकर आना है। इस पूरे को लाने के लिए हमने क्या कंसेप्ट यूज़ किया, तो सबसे पहले थोड़ा सा लिखते हैं। अब थोड़ा सा चटपटा सा लिखते हैं, कुछ अजीब सा लिख रहे हैं तो ज़रा ध्यान से सुनना। सपोज देयर आर n के वर्टेक्स ऑफ लेवल k,
देखो लेवल के में टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स तो 2 की के होंगे, पर अगर तुमने सभी के दो दो चिल्ड्रन नहीं बनाए तो उसके अंदर कुछ कम वर्टेक्स भी हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 की के होंगे। जैसे मान लो मैं लेवल 1 की बात करूँ तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्टेक्स हो सकते हैं, पर तुम एक भी तो बना सकते हो। तो वो यही कह रहा है, सपोज देयर आर एन के वर्टेसेस ऑफ लेवल के, माना लेवल के में कितने वर्टेसेस हैं, एन के, in a binary tree T, then we know that sum of the vertices of all level, जितने भी लेवल पे जितने भी वर्टेक्स हैं उन सब का सम इक्वल होता है सम ऑफ ऑल वर्टिसेस इन अ ट्री। अगर हम सभी लेवल्स के वर्टेक्स को जोड़ दें तो वो उस ट्री के सारे वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो यही कह रहा है कि इफ़ वी नो दैट सम ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ऑल लेवल, जितने भी लेवल पे वर्टेक्स हैं उन सब का सम इक्वल होता है टोटल वर्टेक्स किसी ट्री में, तो बिल्कुल होता है। तो बच्चे हमने सारे ये एन के बराबर लेवल के का किसी भी ट्री में लेवल कहाँ से शुरू होता है, जीरो से, और अप टू मान लो हाइट कितनी लेनी है उसकी, एच, तो के बराबर जीरो से एच, और उस हाइट तक में उस लेवल तक में जितने भी वर्टेक्स आएंगे, समेशन का मतलब सम करना, उन सब वर्टेक्सिस का सम कर देंगे तो वो उस ट्री के टोटल वर्टेक्स आ जाएंगे, और ट्री में टोटल वर्टेक्स कितने माने हैं, एन। तो ये लाइन इस तरीके से लिखी गई है जहाँ पर के लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो जीरो से बराबर हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा एच लेवल तक जा सकता है क्योंकि हाइट एच है उसकी। तो के का मान याद रखना जीरो से किसके बीच में है, एच के बीच में। जीरो के बराबर भी हो सकता है क्योंकि जीरो लेवल भी होता है, एच के बराबर भी हो सकता है, एच लेवल भी होता है। इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 1। तो ये बात हो गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये बात याद रखना, इस वैल्यू का यूज़ बराबर एन है, ये मैं आगे रखूँगा, इसको समीकरण 1 बोल रहे हैं। प्रूव ये पूरी लाइन करनी है, तो मैं इतना इतना हिस्सा लेकर चल लूँगा और ये चीज़ के आगे प्रूव कर दूंगा। फिर इन लाइनों से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है और थोड़ी बहुत करेक्शन नोट्स में कर लो। तो बच्चे उसके बाद ये लाइन कुछ मत करो, फॉर लेवल के कह रहा है कि अगर एन के है तो उसमें वन वर्टेक्स भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो जीरो लेवल हुआ तो बच्चे उस केस में एक ही वर्टेक्स होगा, और अगर मान लो लेवल 2 हुआ तो उसमें दो वर्टेक्स भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, तो एक के बराबर भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये लाइनों को इस तरीके से, और अगर लिखना भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं है। जहाँ पर के का मान, क्योंकि के लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो के यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तुम्हारे नोट्स में, जीरो कर लो। तो के का मान जीरो से ज़्यादा एच तक हो सकता है। फिर एन के लेस देन इक्वल टू 2 के, ये बात मैंने आपको अभी अभी समझाई भी थी कि बच्चे अगर तुमने कंप्लीटली बाइनरी ट्री नहीं बनाया, तो इस लाइन को समझाने के लिए मैं यहाँ एक डायग्राम बना रहा हूँ। मान लो तुम लोगों ने एक बाइनरी ट्री बनाया, कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं बनाया, सिर्फ इतना बनाया। तो बच्चे अब अपने अगर हम देखें तो ये जीरो लेवल हो गया, ये फर्स्ट लेवल हो गया, तो मैं लिख देता हूँ ये जीरो लेवल, ये फर्स्ट लेवल, और सेकंड लेवल भी आ गया। अब सेकंड लेवल आ गया तो हमारे पास टोटल अगर बात करें 2 की पावर की फॉर्म में, तो टोटल वर्टेक्स सम ऑफ क्या होगा, 2 की जीरो, यहाँ लिखता हूँ मैं 2 की जीरो, 2 की 1, 2 की 2। तो बच्चे ये तो बन गया 4 और एक 2 5 और एक 7, ये तो बन गया 7, पर नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो ये वाली 7 वाली चीज़ ज़्यादा ही है किससे, 4, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स से। तो यानी 2 की पावर वाली चीज़ ज़्यादा होगी एन के से, क्योंकि एन के क्या बता रहा है, इन लेवल्स में नंबर ऑफ वर्टेक्स को। तो टोटल इन लेवल्स में वर्टेक्स कितने हैं, 4, तो यहाँ पर एन के लिख सकते हो और ये 2 की के लिख सकते हो। तो 2 की के ही बड़ा या बराबर भी हो सकता है, अगर तुमने पूरी पूरी बाइनरी ट्री बना दिया तो बराबर ही आ जाएंगी। तो 2 की के हमेशा बड़ा या बराबर होता है एन के से। तो जहाँ पर के का मान, क्योंकि के लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जीरो से लेकर कहाँ तक हो सकता है, एच तक अगेन। तो बच्चे अगर लेवल में कंफ्यूज होते हो तो आप ये समझ लो कि हम हाइट के अंदर जीरो लेवल को देख रहे हैं, उसको जोड़ तो रहे हैं क्योंकि वो एक वर्टेक्स तो देगा हमें। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अगेन के बराबर जीरो से एच, अब बच्चे हमने अलग से कैलकुलेशन की, हमने के बराबर जीरो से एच का समेशन 2 की पावर के लिए, मतलब इसकी वैल्यू के ऊपर समेशन लगा दिया और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बच्चे के को जीरो रखेंगे तो 2 की जीरो, 2 की जीरो कितना होता है, 1, समेशन का मतलब जोड़ना। फिर के को बढ़ाकर 1 रखोगे तो 2 की 1 कितना होता है, 2। फिर ऐसे के को बढ़ाकर 2 की 2 रखेंगे, ऐसे करते करते एच रखेंगे। अभी अभी पढ़कर आए हो 2 की जीरो, 2 की 1, 2 की 2, 2 की एच, इतने इतने का सम 2 की पावर एच प्लस 1 माइनस 1, सम ऑफ जीपी सीरीज। तो कुल मिलाकर इस 2 के ऊपर मैंने समेशन लगाया के बराबर जीरो से एच, एक्सपेंड किया
और पिछली थ्योरम से इसका रिजल्ट है 2 की h+1 - 1, यानी इतने इतने की वैल्यू आ चुकी है 2 की h+1 - 1। अब हमने जो प्रूव करना था उसमें h+1 < n पूरे को बुला लिया। तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना बच्चे, ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ध्यान से देखो, h+1 को ही बता रही है। अगर तुम 1 को 0 से जोड़ना शुरू करोगे और 1 को 0 से लेकर h तक जोड़ोगे तो 1 से h तक हो गया h, और खाली 0 को जोड़ा तो एक और जुड़ गया, तो 1 से h तक तो h टर्म्स और 0 को और जोड़ा तो h+1 टर्म्स। तो h+1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, हटा दो, कन्फ्यूज़ करता है तो इस स्टेप को हटा दो। तो h+1 < n तो हम लेकर चले, तो h+1 < n हम लेकर चले, फिर बराबर में इस n की वैल्यू रख दी, तो h+1, तो इस स्टेप से कंफ्यूज होते हो तो मैं इसको लिख के दिखाता हूँ, तुम इसके बाद ये लिख लेना। थ्योरम के अंदर h+1 < n हम लेकर चले, n का मान अगर आपको दिखाऊं तो आपने n की वैल्यू समीकरण 1 में, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर साइड में समीकरण 1 तुमने जो बना रखी है वो बना रखी है k बराबर 0 से h n k बराबर n, ये समीकरण 1 है। तो n का मान मैंने ये रख दिया, तो बच्चे ध्यान से देखो n का मान मैंने रख दिया बराबर में समेशन k बराबर 0 से h n के, तो ये मैंने n की वैल्यू रख दी, तो लाइन बन गई। अब h+1 < n बराबर में ये स्टेप चली रहे k बराबर 0 से n के की वैल्यू भी हमने निकाल कर रखी है, n के लिख रखा है हमने <2k। तो बच्चे मैं साइड में तुम्हारे लिए लिखता रहता हूँ क्योंकि तुम ये नोट कर लो अगर तुम्हें ये इजी लगता है तो। n की k था 2 की k, तो बच्चे n के की जगह रख दो 2 की k, और जहाँ 2k रख रहे हो वहाँ साइन ओपन या इक्वल, तो जहाँ n के की जगह 2k रख रहे हो वहाँ साइन ओपन या इक्वल, ये आ गया। फिर बच्चे इतने इतने की वैल्यू तुमने सोल्व की है, देखो ध्यान से, इतने इतने की वैल्यू सोल्व करके 2 की पावर h+1 - 1, तो बच्चे इतने इतने की वैल्यू तुमने सोल्व करके निकाली है, तो मैं इसको आगे लिखता हूँ h+1 < n < और इसकी वैल्यू तुमने निकाली है 2 की पावर h+1 - 1, और यही पूरा रिजल्ट हमें प्रूव करना था। तो h+1 < n < 2 की h+1 - 1, तो इस तरीके से किया हुआ है। तो आप चाहिए वो वाले स्टेप लिख लो नोट्स के अंदर और इसको चाहिए इस तरीके से देख लो। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार, h+1 < n लेकर चले, n का मान रख दिया समीकरण 1 से, तो समेशन k बराबर 0 से h n के, फिर इस n के की वैल्यू रख दी अपनों ने 2k, और जहाँ 2k रख रहे हो उस तरफ साइन ओपन कर दोगे, फिर इस 2k की वैल्यू है, इस पूरे समेशन 2k की वैल्यू है 2h+1 - 1, वो रख दिया, तो पूरी लाइन बनी h+1 < n < 2h+1 - 1, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये छोटी छोटी थ्योरमें हैं, थोड़ी सी रट्टाफिकेशन वाली है, पर बच्चे करनी तो पड़ेंगी क्योंकि पेपर में सेक्शन बी में आ सकती हैं। पूरी बुक ऐसी नहीं है, आपने देखा था कि ग्राफ का चैप्टर भी काफ़ी इजी था कुछ एक आधे पोर्शन को छोड़कर, ऐसे ट्री के चैप्टर में बस ये आज वाली वीडियो थोड़ी सी अटपटी सी है। बाकी कल जो काम कराऊंगा वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो बहुत सिंपल भी है, वो करवाने के बाद हमारा 1 यूनिट और डन हो जाएगा इस पेपर में। तो बच्चे नेक्स्ट थ्योरम देखो, वो कह रहा है इफ़ एच को उसने कंसीडर किया है कि वो एक इंटीजर है, इज हाइट ऑफ बैलेंस्ड कंप्लीट ट्री। अब ट्री जो लिया है वो बैलेंस कंप्लीट बाइनरी ट्री लिया है, ऑन एन वर्टिसेस, और एन वर्टिसेस, पूरे ट्री की जो वर्टिसेस है उसमें कितने वर्टिस हैं एन, देन एच बराबर कहता है प्रूव करो log2 n+1/2, जहाँ पर एच एक इंटीजर है, ठीक है, ये प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने के लिए हमने पिछली थ्योरम का यूज़ किया, तो क्या किया हमने, द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट एच इज, इन सब का सम बराबर होता है, ये जीपी सीरीज होती है, तो 2 की h+1 - 1। वी नो दैट इफ h इज़ द हाइट ऑफ अ ट्री ऑफ n वर्टिसेस, तो हम कह सकते हैं ये पूरा रिजल्ट बच्चे ये है। और आप याद करो जो आज आते ही मैंने पढ़ाया था, तो इस पूरे रिजल्ट की वैल्यू लिखी थी < n। चेक कराता हूँ आपको, ये पूरी लाइन मैं लिखी हुई दिखाता हूँ आपको जहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था, ये रिलायबल बच्चे, इसके अंदर इन सब का सम <n होता है, मतलब ये 2 वाली चीज़ बड़ी होती है n से। तो यहाँ पर देखें ध्यान से, तो ध्यान से देखना ये कैलकुलेशन, ये वाली पूरी चीज़ बड़ी या बराबर होती है n से, और ये चीज़ इसके बराबर है, तो ये चीज़ भी बड़ी या बराबर होगी n के, तो उसने यही लिखा हुआ है, तो ये वाली पूरी चीज़ बड़ी या बराबर होगी n से, तो ये वाली पूरी चीज़ बड़ी या बराबर होगी n से। तो आप साइड में लिख सकते हो
प्रॉपर्टी। तो आप प्रॉपर्टी यहाँ लिख लो, मैं लिख देता हूँ 1 + 2 + 2 की 2 + 2 की h, ये रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू n, क्योंकि इसका मान है 2 की पावर h + 1 - 1, तो ये चीज़ भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गई n। तो इस तरीके से हमने ये लाइन बुलाई है। तो 2 की h + 1 - 1 की तरफ साइन ओपन और इक्वल और n छोटा है। ठीक है बच्चे, फिर हमने क्या किया, इस -1 को उधर भेज दिया। तो 2 की h + 1 एज इट इज़, निशान उसी की तरफ खुला है, जहाँ पर 2 है वहीं पर निशान खुला है, और -1 उधर जाकर प्लस का हो गया, तो n + 1। 2 की h + 1 में 2 की h को अलग, 2 की 1 को अलग, फिर 2 को अपॉन में ले गए, तो 2 की h की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू n + 1/2। दोनों तरफ log 2 ले लिया, log e नहीं लिया, log 2 ले लिया। तो log 2 लेंगे तो h आगे आ जाएगा, और log 2 का 2 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सिर्फ h। तो बाय डेफिनेशन ऑफ log, यहाँ पर अगर log 2 लेंगे तो log 2 और 2 खत्म, h पावर में आगे आ गया तो h आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू चल ही रहा है, और इधर भी log 2 लग गया, तो log 2 लग गया, और ब्रैकेट में चल रहा है n + 1/2। इसको मार्क कर दिया समीकरण नंबर 1। यानी h कहता मैं इस वाली क्वांटिटी के या तो इक्वल हूँ या ज़्यादा हूँ, पर हमें सिर्फ इक्वल प्रूव करना है। तो उसको प्रूव करने के लिए हमने एक कंसेप्ट और लगाया। अब वो क्या कहता है बच्चे, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है, अगर आप इसमें से एक लेवल घटा दोगे तो फिर नंबर ऑफ वर्टिसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिर नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा, क्योंकि तुम अपर लेवल में से अगर कुछ घटाओगे तो अपर लेवल की वजह से नंबर ऑफ वर्टिस क्वांटिटी वाइज ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो बच्चे वो कहता अगर तुम यहाँ से एक चीज़ हटाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो लेस देन, यहाँ पर ग्रेटर देन था, अब लेस देन आ जाएगा, तो हमने एक लेवल कम कर दिया, 2 की h के बजाय 2 की h - 1 तक, तो ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो उसने बोला इफ़ टी इज़ बैलेंस कंप्लीट बाइनरी ट्री, क्योंकि टी यहाँ पर बैलेंस कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अब कम बैलेंस कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो गैप एक से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो आपने एक जैसे ही गैप कम किया तो फिर ये क्वांटिटी में n बड़ा हो जाएगा। तो उसने ऐसे हल्का सा लिखा n बड़ा होगा इस क्वांटिटी से अगर आप एक लेवल घटा देते हो, तो बराबर में। और ये सम ऑफ जीपी सीरीज से अगर लिखूं तो मैंने वहाँ पर आपको बोला भी था कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ आज। तो बच्चे अगर यहाँ पर h होता है तो यहाँ पर 2 की h के साथ +1 होता है। अब यहाँ पर h - 1 है तो h - 1 के साथ +1 करेंगे तो -1 और 1 कट जाएगा। या वहाँ से सीधा देखें तो 2 की h था तो यहाँ पर एक ज़्यादा, तो h - 1 में भी एक ज़्यादा, तो h - 1 में एक ज़्यादा करेंगे तो -1 + 1 कट जाएगा, तो 2 की h आ जाएगा -1। तो ये हो गया सम ऑफ जीपी सीरीज़ इतने लेवल के लिए, और इस केस में n बड़ा हो जाएगा। तो बच्चे 2 की h - 1 छोटा है n से, तो 2 की h - 1 छोटा है n से, फिर -1 उधर ले गए, फिर 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, फिर ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 की -1, तो 2 की h - 1 बन गया, और ये लेस देन चल ही रहा है n + 1/2। फिर यहाँ पर भी log 2 ले लिया, तो आप अच्छे से लिख लो log 2 अप्लाई कर रहे हैं। log 2 अप्लाई करेंगे तो log 2 और 2 खत्म, h - 1 बचेगा, लेस देन का साइन चल रहा है, और यहाँ पर log 2 लग गया n + 1/2। अब बच्चे इक्वेशन 1 अगर इसमें कनेक्ट करें तो h - 1 लेस देन log 2 n + 1/2, और आपने इक्वेशन 1 में प्रूव किया है कि log n + 1/2 छोटा या बराबर है h से, यानी h बड़ा है। देख लो, log n + 1/2 से छोटा है किससे, h से, तो log n + 1/2 छोटा है h से, तो आप यहाँ पर बीच में लिख सकते हो यूजिंग 1, समीकरण 1 का इस्तेमाल किया हमने। अब पढ़ो बच्चे, हमें क्वेश्चन में मेंशन है h एक इंटीजर है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर h हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो एक इंटीजर है। अगर h एक इंटीजर है तो बच्चे सोचो कि ये बंदा कहता मैं h - 1 से बड़ा और h से छोटा। अब अगर h एक इंटीजर है और ये एक फिर नॉन इंटीजर आ रहा है, तो ये नॉन इंटीजर आ रहा है तो फिर तो दिक्कत आ रही है, तो इसको h के बराबर ही होना पड़ेगा, क्योंकि तभी फिर ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, क्योंकि h को तो इंटीजर ही रहना जरूरी है। अब h अगर इंटीजर रहना चाहिए और हमें आर्टिकल में प्रूव करना है h बराबर दिस, तो बच्चे ये तो एक नॉन इंटीजर आ रहा है, क्योंकि ये तो h और h - 1 के बीच में आ रहा है, तो ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है, जबकि इसको h के बराबर आना है तो h एक इंटीजर है तो इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा, तो ये फिर इससे लेस देन नहीं होगा, सिर्फ इसके बराबर ही होगा। तो h और log 2 n + 1/2 को क्या होना होगा, इक्वल, तभी h एक इंटीजर है तो ये भी क्या रह पाएगा, एक इंटीजर। तो इस तरीके से इस थ्योरम को जस्टिफाई करेंगे। अगली थ्योरम फिर इंपॉर्टेंट है बच्चे, उसको समझने के लिए देखते हैं क्या करेंगे हम। तो लिखता है एक थ्योरम, जी एक साइक्लिक ग्राफ है, साइक्लिक ग्राफ का मतलब उसमें लूप हो सकते हैं या डिस्कनेक्टेड कह दो। बच्चे जी एक साइक्लिक ग्राफ है तो उस साइक्लिक को डिस्कनेक्टेड से समझ लो,
ज़्यादा बेटर हो गए। विद एन वर्टिसेस, उस जी में कितने वर्टिसेस हैं, एन, और के कनेक्टेड कंपोनेंट्स, और उसमें के कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। अब देखो यहाँ से हिंट मिला कि साइक्लिक को वो डिसकनेक्टेड बोल रहा है। के कनेक्टेड कंपोनेंट्स, याद करो मैंने बोला था ग्राफ के कंपोनेंट्स किसको बोलते हैं। एक डिसकनेक्टेड ग्राफ में जो जो कनेक्टेड होते हैं उनको हम कनेक्टेड कंपोनेंट्स बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ग्राफ बोलते हैं। आप चेक करना, आपकी ग्राफ थ्योरी में आपको कंपोनेंट्स ऑफ ग्राफ नाम से डेफिनेशन मिलेगी, तो उसको पढ़ना। तो कहता जी एक डिसकनेक्टेड समझ लो ग्राफ है विद एन वर्टिसेस, और उसमें के कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। उस पूरे डिसकनेक्टेड ग्राफ में के कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। तो कहता प्रूव करो देन जी हैज़ एन माइनस के एजेस। तो ये जो डार्क डार्क हो रखा है उसको हटाकर आप लिखो एन माइनस के एजेस। तो हमें प्रूव करना है जी में कितने एजेस होंगी, फिर एन माइनस के, ये लास्ट में हमें प्रूव करना है। बहुत सिंपल थ्योरम है बच्चे, बहुत अच्छी। अपने एक पहले एग्जांपल समझते हैं, फिर इस थ्योरम को करेंगे जो भी लिखा हुआ है। बच्चे हमें डिस्कनेक्टेड ग्राफ लेना है, तो वही वाला एग्जांपल ले रहा हूँ जो अपनों ने बना भी रखा है, जिससे अपने को बारी बारी नए डायग्राम याद ना करने पड़े। ये बिल्कुल एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ है बच्चे, ये एक डिस्कनेक्टेड है, और इसके अंदर कंपोनेंट्स ग्राफ के अगर बनाएं तो बच्चे ये कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। तो मैं वर्टेक्स के नाम देता हूँ V1, V2, V3, V4, V5 और V6। तो बच्चे अगर मैं इनको वर्टेक्स नाम दे दूं फिर तो ये कनेक्टेड हो जाएगा, पर मैंने इनको वर्टेक्स नाम नहीं दिया, इसका मतलब ये और ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स का काम नहीं कर रहे। तो ये अगर अब V1 से V2 तक जाना हो तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं तो V1 से सिर्फ V6 तक पहुंच सकता हूं, उसके अलावा कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो ये डिसकनेक्टेड ग्राफ है। अब ये डिसकनेक्टेड ग्राफ है, और इस डिसकनेक्टेड ग्राफ में कई सारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं ग्राफ में। कंपोनेंट्स किसको बोलते हैं, जो इनमें कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। तो V1 और V6 कनेक्टेड है, तो ये एक कंपोनेंट। V2 V3 कनेक्टेड है, ये दूसरा कंपोनेंट। V4 V5 कनेक्टेड है, तो ये तीसरा कंपोनेंट। तो टोटल अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो ये डायग्राम जरूर बना लेना, जिससे ये थ्योरम समझने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो मैंने क्या लिखा, V2 से V3, तो मैं पेन दूसरा लेता हूँ बच्चे, ध्यान से देखें। V2 से V3 एक कनेक्टेड कंपोनेंट, एक कनेक्टेड कंपोनेंट। V2 से सॉरी गलत लिख, हाँ V2 से V3, V4 से V5 एक कनेक्टेड कंपोनेंट, V1 से V6 एक कनेक्टेड कंपोनेंट। तो टोटल कनेक्टेड कंपोनेंट्स की बात करें तो 3 कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, और इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस की बात करें तो कितने आ रहे हैं, 6। तो इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 6। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें प्रूव करना है कि अगर ऐसा कोई डिसकनेक्टेड ग्राफ है जिसमें के कंपोनेंट्स हैं और उसमें टोटल n वर्टिसेस हैं, तो उसमें एजेस जो होंगी वो n माइनस के होंगी। तो n माइनस के, बच्चे टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं, 3। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने आए, 3। तो k का मान है 3, n का मान है 6। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला n माइनस के एजेस होनी चाहिए, तो 6 माइनस 3 करेंगे। तो बच्चे n माइनस के निकाल लें, तो 6 माइनस 3 बराबर 3। अब चेक करते हैं इस ग्राफ में 3 ही एजेस हैं क्या, 1 2 3, बिल्कुल 3 ही एजेस हैं। इसका मतलब ये थ्योरम जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सही है। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, अगर हमें कन्फ्यूजिंग है अभी भी कि इसमें हमें सही से समझ नहीं आया, तो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। आपने डिस्कनेक्टेड ग्राफ में ये बना रखा है बच्चे, अब इसमें वर्टेक्स मेंशन करें तो V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है क्योंकि V1 से V5 तक हम नहीं पहुंच सकते। पर इसमें कंपोनेंट्स कनेक्टेड कौन कौन से हैं, पूरा तो ग्राफ डिस्कनेक्टेड है, पर इसमें कंपोनेंट्स कनेक्टेड वाले, ये पूरा कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है। तो कंपोनेंट्स कनेक्टेड कितने हैं, 2। ये पहला कनेक्टेड कंपोनेंट, ये दूसरा कनेक्टेड कंपोनेंट। तो टोटल कनेक्टेड कंपोनेंट कितने हैं, 2। नंबर ऑफ वर्टेक्स काउंट करो 7, और एजेस होनी चाहिए फिर हमारे अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n माइनस के, तो 7 माइनस 2 5 एजेस होनी चाहिए। काउंट करो 5 एजेस है क्या, 1 2 3 4 5। तो बिल्कुल सही बता रहा है ये, तो थ्योरम तो सही है। अब थ्योरम सही है तो हम उसको लॉजिकली कैसे लिखेंगे, तो ये सारी बातें बस इसी के अंदर छुपी हुई हैं। तो एग्जाम्पल जरूर बनाएं जिससे आपको ये कहानियाँ समझ में आए। तो देखें वो क्या कहता, G1 G2 G के कनेक्टेड कंपोनेंट्स है किसी ग्राफ G में। तो ये पूरा ग्राफ है, जैसे इसमें 3 कनेक्टेड कंपोनेंट्स थे, तो ऐसे कोई G ग्राफ है जिसमें हमने मान लिया के कनेक्टेड कंपोनेंट है। तो G1 G2 G ये के कनेक्टेड कंपोनेंट है ग्राफ G के।
तो ये कनेक्टेड कंपोनेंट, ये कनेक्टेड, ये कनेक्टेड, तो ऐसे करके के कनेक्टेड कंपोनेंट्स। लेट ith कंपोनेंट ऑफ जी आई कंटेन ni वर्टेसेस। तो जैसे मान लो ये फर्स्ट वर्टेक्स है तो इसमें दो वे हैं, ऐसे ही मान लो इनमें देखो नंबर ऑफ वर्टेसेस, इस पहले वाले कनेक्टेड कंपोनेंट में 3 है, इनमें 4 है। तो मान लिया कि ith वाले के अंदर कोई जी आई, जो इसके अंदर जी आई कंपोनेंट होगा उसके अंदर एन आई वर्टेक्स है। कितने वर्टेक्स हैं? एन आई। और जी क्या है? एक ग्राफ, जिस ग्राफ के अंदर कितने वर्टेक्स हैं? एन। ये पूरा जी ग्राफ जिसमें कितने वर्टेक्स हैं? एन। अब ऑब्वियस बात है, इनमें जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर जो भी नंबर ऑफ वर्टेक्सेस होंगे उन सब का सम कर देंगे तो पूरे इस ग्राफ के वर्टेक्स आ जाएंगे। चेक कर सकते हो, ये वाले कंपोनेंट्स अगर जोड़ रहे हैं तो 2 2 4 और 2 6, और टोटल वर्टेक्स भी कितने हैं? 6। तो कनेक्टेड कंपोनेंट्स में जितने भी वर्टेक्स हैं उन सबको जोड़ दो तो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स आ जाएंगे। तो G1 में मान लो N1 वर्टेक्स है, G2 में मान लो N2 वर्टेक्स है, कम ज़्यादा हो सकते हैं पर सबको जोड़ेंगे तो पूरे ग्राफ के वर्टेक्स तो आ ही जाएंगे। ऐसे G3 में N3, GK में NK, और इन सब वर्टेसेस को जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स ग्राफ GK आ जाएंगे। समीकरण नंबर 1। अगेन सिंस एवरी GI इज़ अ ट्री, ट्री भी होगा क्योंकि हम कनेक्टेड नहीं लेने। चेक कर लो, इस वाले एग्जाम्पल में भी मैंने ये वाले जो निकाले थे तो ये अपने आप में एक ट्री है, ये अपने आप में एक ट्री है, ये भी अपने आप में एक ट्री है क्योंकि कनेक्टेड है और कोई सर्किट नहीं है। इस वाले एग्जाम्पल में भी देख लो, ये जो हमने कनेक्टेड कंपोनेंट बोला था इसको, तो ये ट्री है और ये अलग से ट्री है, तो ये सारे ट्री हैं। और ट्री हैं तो अगर उनमें n वर्टेक्स हैं तो उनमें n-1 एजेस होंगी, ये हमने पढ़ा हुआ है थ्योरम के अंदर, तो यही लिख रहा है वो। अगेन सिंस एवरी जी आई इज़ अ ट्री, यानी जो कंपोनेंट्स हैं हमारे इस ग्राफ के वो ट्री का काम कर रहे हैं, और ट्री का काम कर रहे हैं तो जी आई में अगर एन आई वर्टेक्स है तो उसमें एजेस कितनी होंगी? n-1। तो वो लिखता है देयर फॉर एवरी जी आई कंटेन n-1 एजेस, क्योंकि जी आई में अगर एन आई वर्टेक्स हैं तो उसमें एजेस एक कम होंगी तो n-1 एजेस। तो ऐसे ही सबकी लिख दो। तो बच्चे G1 में फिर अगर n1 वर्टेक्स हैं तो उसमें एजेस होंगी n1-1, ये माइनस है, ठीक है। फिर प्लस, तो मैं इधर वैल्यूज़ रखने स्टार्ट कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ एजेस निकालने की कोशिश कर रहे हैं पूरे ग्राफ जी में। तो वो क्या कहता है? सिंस एवरी एज इज अ कंपोनेंट देयर फॉर टोटल नंबर ऑफ एजेस इन जी। तो इस पूरे ग्राफ जी के अंदर नंबर ऑफ एजेस अगर निकालनी है तो उनके कंपोनेंट्स में एक एक एजेस कम करते जाओ, क्योंकि कंपोनेंट्स ट्री का काम कर रहे हैं तो उसमें अगर n वर्टेक्स हैं तो एजेस होंगी n-1। तो अगर G1 में n1 वर्टेक्स हैं तो उनमें एजेस होंगी n1-1। G2 में n2 वर्टेक्स हैं तो उनमें एजेस होंगी n2-1। ऐसे GK में अगर n के वर्टेक्स है तो एजेस होगी n-1, और इन सब का सम कर देंगे। तो देख लो, इन सब का सम कर रहे हैं तभी तो 3 एजेस आई हैं हमारे पास। तो बच्चे कर दो सम, कर दो सम। करेंगे तो n1 प्लस n2 प्लस nk को एक साथ, अच्छा ये सारे -1 है तो माइनस कॉमन ले लिया, तो 1 कितने टाइम्स है यहाँ पर? n1 n2 nk k टाइम्स है, तो 1 भी कितने टाइम्स? k टाइम्स। 1 को 2 बार जोड़ेंगे तो 2, k टाइम्स जोड़ेंगे तो k। तो बच्चे ये चीज़ तो आ गई, k माइनस आ ही रहा है, और n1 n2 nk का सम कितना लिखा हुआ है? n। तो प्रूव हो गया कि किसी ग्राफ जी में टोटल नंबर ऑफ एजेस फिर कितनी होंगी? n-k, अगर वो जी एक डिसकनेक्टेड ग्राफ है और उसमें k कनेक्टेड कंपोनेंट्स है। तो बच्चे इस तरीके से इस थ्योरम को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी है पर मैं थ्योरम अब सारी करा दूंगा यहाँ तक, जिससे अपने बस कल वो आर्टिकल करेंगे जो अपने को मेन करना है। तो नेक्स्ट थ्योरम तो मैं करवा ही नहीं रहा, ये मैंने आपको समझाई हुई है। मैं थोड़ी सी आइडिया देता हूँ। अ ग्राफ जी विद n वर्टेसेस और n-1 एजेस, कहता कोई ग्राफ जी है जिसमें n वर्टेसेस हैं और n-1 एजेस हैं और सर्किट है नहीं, इज कनेक्टेड। याद करो, हमने थोड़े दिन पहले एक थ्योरम की थी जिसमें ग्राफ जी n वर्टेसेस n-1 एजेस ऑफ नो सर्किट इज अ ट्री, और ट्री के लिए हमने उसको कनेक्टेड प्रूव किया था। अब उसने डायरेक्ट मांग लिया बस कनेक्टेड प्रूव कर दो, तो थ्योरम वही लिखनी है, बस उसमें हमने क्या किया था? कॉन्ट्राडिक्शन। इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन हमें प्रूव करना है कि वो ग्राफ जी फिर कैसा होगा? कनेक्टेड। हम मान लेंगे कि हमारे हिसाब से वो ग्राफ कैसा है? डिसकनेक्टेड। अब अगर डिसकनेक्टेड है तो वही एक डायग्राम बनाया, यू और वी वाला याद आ गया होगा आपको। तो बच्चे V1 वर्टेक्स है G1 वाले में, V2 वर्टेक्स है G2 वाले में, फिलहाल ये डॉट डॉट करके है, इसका मतलब ये डिसकनेक्टेड है, जुड़ा नहीं हुआ। अब जुड़ा नहीं हुआ तो ये डिसकनेक्टेड है। डिसकनेक्टेड है तो इसमें G1 में n वर्टेक्स हैं और n-1 एजेस हैं, क्योंकि ये एक ट्री का काम कर रहा है अलग से। इतना इतना भी ट्री का काम कर रहा है। इसमें अगर n2 वर्टेक्स है तो इसमें n2-1 एजेस हैं। अब
अगर इसमें ई एज कनेक्ट कर दें तो टोटल ग्राफ में एन वर्टेक्स हैं और क्वेश्चन में बोल रखा है कि इस ग्राफ में एन माइनस वन एजेस हैं, पर जैसे ही हम इसमें ये एज जोड़ देंगे तो एन माइनस वन में वन एज जुड़ेगी तो एन एजेस आ जाएंगी। और बच्चे जैसे ही ये एज जोड़ोगे तो वो भी तो एक ट्री बनेगा, और ट्री बनेगा तो उसमें एन वर्टेक्स है तो एजेस एन माइनस वन होनी चाहिए, पर ई एज जोड़ने की वजह से उसमें एन एजेस आ गई जो कि गलत आया है। तो इसका मतलब हमने जो माना वो गलत माना। तो हमने माना था कि ये ग्राफ डिसकनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये ग्राफ डिसकनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड है, बस इतना ही प्रूव करना था। तो मतलब वही वाली थ्योरम पूरी लिखी हुई है। अब कनेक्टेड आ गया था तो फिर हमने कहा कि अगर ग्राफ कनेक्टेड आ गया और उसमें एन वर्टेक्स हैं, एन माइनस वन एजेस हैं, सर्किट है नहीं, तो वो ट्री बन जाएगा। तो उस थ्योरम में एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दी थी, जैसे कनेक्टेड प्रूव हो गया तो नीचे लिख दिया कि ये ट्री की सारी डेफिनेशन रख रहा है तो ये ट्री बन गया। पर इसमें बस वो लास्ट वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप चाहो तो ये नई थ्योरम पढ़ो ही मत, जो उसमें ट्री वाली थ्योरम की थी यहाँ पर इज ट्री था, तो उसमें जो हमने कनेक्शन वाला काम किया था वही वाला पूरा एज इट इज़ लिख दो, तो वही लिखा हुआ है। तो मैं पढ़ देता हूँ एक बार। हमने मान लिया ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ वो डिस्कनेक्टेड है, यानी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ कर लिया। इन दिस केस जी विल कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सर्किट लेस कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सर्किट लेस कंपोनेंट मिलेंगे हमें, ये भी सर्किट लेस है, ये भी सर्किट लेस है। लेट जी कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, एक तो G1 कंपोनेंट, एक G2 कंपोनेंट। नाउ न्यू एज ई बिटवीन अ वर्टेक्स V1 ऑफ G1। V1 वर्टेक्स तो G1 का है और V2 वर्टेक्स G2 का है, जिसमें हमने ई एज कनेक्ट कर दी। अगर ई एज कनेक्ट करते हैं देर वास, फिलहाल अभी तक V1 और V2 में कोई बात नहीं था, पर जैसे ही ई एज कनेक्ट करेंगे तो बच्चे सर्किट तो अभी भी नहीं बन रहा। तो वो कह रहा है सो एडिंग ई डिड नॉट क्रिएट अ सर्किट। एक ई एज ऐड करेक्ट कर रहे हैं तो वो कोई सर्किट नहीं बना रही। तो अब इस पूरे ग्राफ का नाम जी था, पर ई एज कनेक्ट करते ही वो जी यूनियन ई बन गया, और वो भी एक सर्किट लेस ग्राफ है, इसमें कोई सर्किट नहीं है, कनेक्टेड ग्राफ है। तो वो ट्री का काम कर रहा है, ट्री का काम कर रहा है। तो जी में एन वर्टेसेस और दे रखे हैं एन माइनस वन एजेस, पर एक एज जोड़ दी तो एन एजेस हो गई। तो जी यूनियन ई एन वर्टेसेस और एन एजेस रख रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जी यूनियन ई ट्री है तो उसमें एन वर्टेस है तो एन माइनस वन एजेस ही हो सकती हैं। तो इसका मतलब जो लाइन आई है वो गलत आई है, तो वो आनी ही थी, क्योंकि हम ग्राफ क्या मान कर चले थे, डिसकनेक्टेड। तो इसका मतलब वो ग्राफ डिसकनेक्टेड ना होकर कैसा है, कनेक्टेड। तो ये वही थ्योरम लिखी हुई है, तो आपको कोई नई थ्योरम अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आज की लास्ट थ्योरम कर रहे हैं बच्चे, तो देखें ध्यान से। नेक्स्ट थ्योरम में कह रहा है देयर इज एग्जैक्टली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स इन अ ट्री। अगर कोई चीज़ ट्री है तो उसके हर एक वर्टेक्स के बीच में एग्जैक्टली एक ही पाथ होगा, एक से ज़्यादा पाथ नहीं होंगे। ऑब्वियस बात है बच्चे, ट्री में हमने बोला था ना तो सेल्फ लूप होता ना मल्टी एजेस होती। तो वो यही तो कह रहा है कि कोई भी चीज़ अगर ट्री है तो उनके किन्हीं भी दो वर्टेक्स के बीच में सिर्फ एग्जैक्टली वन पाथ, एग्जैक्टली वन पाथ का मतलब सिर्फ एक ही पाथ होगा, एक से ज़्यादा नहीं होंगे। तो हमने इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन यूज़ किया। हमने कहा नहीं, किन्हीं दो वर्टेक्स के बीच में वो ट्री है, पर हमने मान लिया कि उनके बीच में दो पाथ है। मान तो गलत ही लिया, पता ही है होता ही नहीं, मल्टी एज होती नहीं, पर हमने मान ली। अब हमने मान ली तो देखते हैं गलत बात क्या आती है। तो मैंने इसको एक डायग्राम से समझाया। मैंने दो वर्टेक्स लिए वी और डब्ल्यू, और मान लिया इन दो वर्टेक्स के बीच में हमने प्रूव करना है एक ही पाथ होता है, पर हमने कह दिया उसमें कितने पाथ हैं, दो। अब दो पाथ बनाएंगे तो इस तरीके से ही बनाएंगे। अब इस तरीके से बनाएंगे तो सर्किट बन गया। सर्किट बन गया तो ट्री दिया हुआ है तो ट्री में तो सर्किट होता नहीं। तो जो लाइन हमने मानी है वो गलत मानी है। अगर हम इस तरीके से मानते हैं तो वो गलत मानना है, क्योंकि ऐसा मानने से सर्किट बन जाता है, और अगर सर्किट बन जाता है तो ट्री की डेफिनेशन में सर्किट नहीं आता। क्योंकि हम देखो ट्री की डेफिनेशन लिखते हैं तो उसमें मल्टी एज के बारे में नहीं लिखते कहीं भी, वो तो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में लिखते हैं। ट्री की डेफिनेशन तो हम यही देते हैं ना कि कनेक्टेड होना चाहिए, उसमें कोई लूप नहीं होना चाहिए, मतलब सर्किट नहीं होना चाहिए। तो हमने फिलहाल क्या किया, वी और डब्ल्यू के बीच में हमने कहा दो रास्ते हैं जाने के, तो वी से डब्ल्यू ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। पर जैसे ही ये बनाते हैं तो वो फिर एक सर्किट बन जाता है, और ट्री की डेफिनेशन में अगर वो चीज़ ट्री है तो सर्किट तो नहीं एग्जिस्ट करता। तो हमने जो माना वो गलत माना। इसका मतलब दो रास्ते नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही रास्ता हो सकता है। तो सिर्फ एक एज बनेगी और फिर वो ट्री भी बनेगा। तो इस तरीके से इसको प्रूव करेंगे। तो क्या लिखता है, सिंस टी इज कनेक्टेड ग्राफ, क्योंकि ट्री है तो कनेक्टेड ग्राफ है। टू प्रूव देयर मस्ट, तो यहाँ पर लिख लो बीच में टू प्रूव देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स इन टी। जितना भी ट्री होगा उसके हर एक वर्टेक्स के बीच में एक पाथ होगा, ये प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए नाउ सपोज दैट बिटवीन टू वर्टेक्स वी एंड डब्ल्यू ऑफ टी ट्री आर टू डिस्टिंक्ट पाथ। हमने गलत मान लिया कि वी और डब्ल्यू वर्टेक्स के बीच में एक पाथ ना होकर दो पाथ है। प्रूव करना है एक ही पाथ होगा, पर हमने दो डिस्टिंक्ट पाथ मान लिए।
द यूनियन ऑफ दीज टू पाथ विल कंटेन अ सर्किट, ये दोनों पाथ का यूनियन करते हैं तो वो एक सर्किट बनाता है। एंड टी कैन नॉट बी ए ट्री, फिर टी एक ट्री नहीं होगा, जबकि हमें टी को क्वेश्चन में क्या लेकर चलना है, ट्री। हैंस वी कंक्लूड दैट देयर इज ओनली वन पाथ ही होगा बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स इन अ ट्री। तो किसी भी ट्री के दो डिस्टिंक्ट वर्टेक्स के बीच में सिर्फ एक ही पाथ एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर दो मानकर चलते हैं तो वो सर्किट बनाता है, तो वो ट्री की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, जबकि क्वेश्चन में ट्री लेकर चलना है। तो इसका मतलब हमने जो माना वो गलत माना, तो दो पाथ ना होकर सिर्फ एक ही पाथ होगा। तो यहाँ तक हो गया बच्चे काम। अब ये वाला काम मैंने आपको समझा ही दिया था, डिस्टेंस निकालनी, इसेंट्रिसिटी निकालनी। तो अब अपने नोट्स के अंदर पेज नंबर 28 तक काम कंप्लीट हो चुका है बच्चे, तो इतना काम आप कंप्लीट कर लो। फिर मैं आपको कल की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल करवाऊंगा, प्रिम एल्गोरिथम और क्रोनशक्कर एल्गोरिथम। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों सिंपल है, समझने वाली हैं, तो उसको कल हम देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।